मॉर्निंग ऑल। आज जो हमारा अध्ययन का विषय रहेगा वो औद्योगिक क्रांति है। औद्योगिक क्रांति पर मैं पहले भी एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें हमने ये जाना था कि औद्योगिक क्रांति जो है उसके जन्मदाता इंग्लैंड हुआ है। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति जो है उसकी उत्पत्ति की क्यों हुई, इंग्लैंड ही यूरोप के अन्य देशों में सबसे अग्रणी इस क्षेत्र में क्यों रहा, उस चीज़ का हमने अध्ययन किया था। तो उससे रिलेटेड कुछ तथ्य ऐसे हैं जो बाकी हैं, पहले हम उसका अध्ययन करेंगे। उसके पश्चात हम औद्योगिक क्रांति के प्रभावों को जानेंगे। तो पॉइंट नंबर 7 पे आते हैं। आधा क्वेश्चन जो है वो पहली वीडियो में हम कर चुके हैं। परिवहन जो है उसके साधनों में उन्नति हो गई। देखिए युग जो है उसमें परिवर्तन हो चला है। अब जो परिवहन के साधन हैं उनका सस्ता और कुशल होना औद्योगिक क्रांति के लिए एक वरदान सिद्ध होता है। इस क्रांति में उद्योग कच्चा माल ही कारखाना और फैक्ट्रियों में ले जाना आसान हो गया, बल्कि तैयार जो माल था उसको मंडियों और बंदरगाहों तक पहुंचाना भी आसान हो गया था इस औद्योगिक क्रांति में। परिवहन जो है 1760 से 1800 के बीच ब्रिटिश सरकार ने देश में नहरों का जाल बिछाया, जिससे जहाज रानी जो है जहाजों से माल को ले जाना लाना आसान हुआ। इसके अलावा 1829 में इंग्लैंड में पहली रेल लाइन बिछाई गई, जो कि मानचेस्टर से लिवरपूल को जोड़ती थी। इसके पश्चात तो जो है वो इस क्षेत्र में कार्य रुका ही नहीं, लगातार कार्य जारी रहा। और परिवहन के साधनों से के विकसित होने से लोहा कोयला लकड़ी पत्थर ये सब चीजें जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जानी आसान हो गई। तो परिवहन के साधनों में औद्योगिक क्रांति को विकसित होने में पूरा योगदान दिया है। इसके बाद नई तकनीक के क्षेत्र में इंग्लैंड की प्राथमिकता। इंग्लैंड जो है वो नई तकनीक जो विकसित करने में, नए नए आविष्कार करने में सबसे अग्रणी रही। हर उद्योग के क्षेत्र में, यानी सूती कपड़ा उद्योग है या कोयले का है या किसी भी उद्योग की अगर हम बात करें, तो नए नए इन्वेंशन जो हुए वो इंग्लैंड में सबसे पहले हुए। जैसे 1733 में जोन गए थे जिन्होंने फ्लाइंग स्टल का आविष्कार किया। एक करदे से 8 धागे जो है एक साथ काते जा सकते थे। इसके बाद जो है स्पिनिंग जेनी नाम का एक करदा बनाया गया। रिचर्ड ऑकराइट ने वाटर फ्रेम का आविष्कार किया। तो ये ऐसे नए नए आविष्कार थे जो कि इंग्लैंड में हुए और जिसकी वजह से औद्योगिक क्रांति जो है उसको गति प्रदान की गई। औद्योगिक श्रमिक शक्ति की प्राप्ति। उद्योगों में काम एक उद्योगपति नहीं करता है, उसके लिए श्रमिक जो होते हैं वो एक बड़ी शक्ति होते हैं। तो 1750 तक इंग्लैंड में जितने भी लोग थे वो उद्योग धंधों में नहीं कार्यरत थे, वो सब कृषि का काम करते थे। लेकिन अब कृषि के क्षेत्र में भी क्रांति आ गई थी, जिससे बड़े बड़े फर्म जो है वो बन गए थे। उनमें भी कार्य जो है वो कृषि यंत्रों से होने लगा था। अब जो कार्य है हाथ से नहीं होता था। लोग जो है वो परिस्थितिवश कृषि का धंधा छोड़ने पर विवश हो जाते हैं और गांव में कुछ मेहनत मजदूरी में लग जाते हैं। जब औद्योगिक क्रांति आती है तो नए रोजगार खुलते हैं। आजीविका कमाने के लिए जो है नए औद्योगिक केंद्रों के निकट जो है गांव के लोग आकर बस जाते हैं और श्रमिक शक्ति जो है वो औद्योगिक केंद्रों को प्राप्त होती है। इसके बाद सरकार की सहानुभूति। सरकार जो है वो इंग्लैंड को पूरा कोऑपरेट करती है, पूरा सहयोग करती है इस क्षेत्र में। और उनको 17वीं 18वीं शताब्दी में जो इंग्लैंड ने अपनी नीतियां अपनाई या इंग्लैंड सरकार ने जो नीतियां अपनाई, जो कि देश के उद्योग और व्यापार क्षेत्र को आगे बढ़ाने की थी। कोई भी अगर देश उन्नति करता है तो उसमें उसकी सरकार का पूरा पूरा योगदान होता है। ये यहाँ पर सिद्ध होता है कि इंग्लैंड जो है उसकी सरकार के ने, जैसे उदाहरण के लिए जो ऊनी कपड़ा था उसके व्यापार को उन्नत रखने के लिए सरकार ने 1700 में भारत से आने वाला जो सिल्क था उस पर बैन लगा दिया था, उसको प्रतिबंधित कर दिया था कि भारत से जो है सिल्क नहीं आएगा। ऐसा हालांकि राजनीतिक हितों के स्थान पर आर्थिक हितों को महत्व दिया गया। राजनीतिक हित खराब हो इस बात से उनको कोई लेना देना नहीं था, उन्होंने इस बात को महत्व नहीं दिया था। सिर्फ ये था कि उनका जो औद्योगिक जो क्रांति देश में आ रही है वो पूर्णतः सफल हो, इसलिए जो सरकार है उसने ऐसा नियम भारत के पक्ष में लागू किया था। इसके बाद है आविष्कारों को प्रोत्साहन। इंग्लैंड जो है उसने जैसा कि पहले भी बताया गया है कि फ्लाइंग स्टल, स्पिनिंग जेनी, इसके अलावा लोहे और कोयले के क्षेत्र में भी इंग्लैंड ने काफी उन्नतियां की। ये सब उन्नतियां हुई। इन आविष्कारों को प्रोत्साहन भी दिया गया। प्रोत्साहन जब दिया गया तभी जो है नए नए आविष्कार करने के लिए जो आविष्कारक है या नए नए जो खोज करने के लिए जो खोज करता है वो प्रेरित हुए और इंग्लैंड जो है वो आविष्कारों का
एक केंद्र बन गया। इंग्लैंड में जिन व्यक्तियों ने भी कोई नई मशीन का निर्माण किया है या नया कोई करघा निकाला है, नया कोई इन्वेंशन किया है, सरकार की ओर से उसे पेटेंट की सुविधा दी जाती थी। पेटेंट एक तरीके का एक प्रावधान था या एक तरीके की उनको सुरक्षा थी, जिससे उनका जो अधिकार होता था, उन्होंने जो इन्वेंशन किया है वो उनका सुरक्षित हो जाता है। इसके साथ साथ उनकी जो आमदनी है, जो उनका सोर्स ऑफ इनकम है, वो बढ़ जाता था। तो इस तरीके से जो सरकार है उन्होंने प्रोत्साहन दिया है, जिसकी वजह बेनिफिट जो है वो उनको मिलता है। गैर सरकारी व्यक्तियों और कंपनियों का सहयोग, तो यूरोप के जो अन्य देश थे उनमें आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए वहाँ की सरकारों ने भाग लिया। जबकि इंग्लैंड में जो है गैर सरकारी जो कंपनियां हैं, यानी जो निजी पैसा लगाने वाली कंपनियां थी, जिनको सरकार का सहयोग नहीं था, ऐसी भी बहुत सारी कंपनियां थी, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने औद्योगिक उन्नति के कार्य में सहयोग प्राप्त किया, जिन्होंने उद्योगों में अपना योगदान दिया। तो इसी के परिणाम स्वरूप औद्योगिक क्रांति का जो श्री गणेश है वो इंग्लैंड में होता है, औद्योगिक क्रांति जो है इंग्लैंड में आती है। तो इस तरीके से हमने जाना विभिन्न तथ्यों से, विभिन्न पॉइंट्स जो हमने अभी यहाँ पर डिस्कस किए, उससे ये पता लगता है कि औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में आने का कारण ये था कि इंग्लैंड के पास सरकार की सुविधा भी थी, इंग्लैंड के पास तकनीकें भी थी और इंग्लैंड के पास श्रमिक भी थे। हर तरीके से परिपूर्ण जो इंग्लैंड है, कच्चे माल को पाने का जहाँ स्थान था, तो साथ में मंडियां भी बनाई गई, उपनिवेश भी स्थापित किए, जहाँ तैयार माल के लिए मंडियां तैयार हुई। इस तरीके से हम जान सकते हैं, हम कह सकते हैं कि इंग्लैंड जो है वो वास्तविकता में ही इस क्रांति में अग्रणी रहना स्वाभाविक था। इसके पश्चात हम जानेंगे कि औद्योगिक क्रांति के प्रभाव क्या रहे हैं। तो सबसे पहले जो इतिहासकारों का ये मानना है कि फ्रांस की जो राज्य क्रांति है उसने भी यूरोप को जितना प्रभावित नहीं किया जितना कि औद्योगिक क्रांति ने किया। तो औद्योगिक क्रांति मानव जीवन के हर पहलू को, हर पक्ष को प्रभावित करती है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, अन्य पक्ष, जितने भी जीवन से संबंधित जो पहलू हैं उन पर प्रभाव जो है वो ये डालती है। आज हम सबसे पहले यहाँ पर सामाजिक प्रभावों का अध्ययन करेंगे कि समाज के क्षेत्र में इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति क्या प्रभाव डालती है। तो जनसंख्या में असाधारण वृद्धि होती है समाज के स्तर पे। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप जनसंख्या जो होती है उसमें असाधारण वृद्धि होती है। 19वीं शताब्दी के आरंभ में जो यूरोप महाद्वीप है उसकी कुल जनसंख्या 7.5 करोड़ थी। एक शताब्दी के भीतर ही 45 जो करोड़ है वो हो जाती है। बड़ी तीव्र गति से जो है जर्मनी, फ्रांस, इटली, इन सब स्थानों की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ने लगती है। जनसंख्या बढ़ी है तो अन्न जो है उसका उत्पादन भी बढ़ा, बल्कि जो खाद्य पदार्थ हैं उनकी भी मांग बढ़ी, जिसकी वजह से नए नए जो है वो इन्वेंशन होने शुरू हुए, नई नई चीज़ों के आविष्कार होने शुरू हुए, लोगों की डिमांड को पूरा करने के लिए, नई नई मांगों को पूरा करने के लिए जो है कार्यरत हुए, जिससे औद्योगिक जो क्रांति है उसको फायदा हुआ। दूसरा है बड़े शहरों और औद्योगिक कस्बों में वृद्धि। देखिए यूरोप के 70% लोग ऐसे थे जो गांव छोड़कर नगर में आ बसे थे औद्योगिक क्रांति की वजह से। कि औद्योगिक क्रांति का ही प्रभाव था कि लोगों ने गांवों से छोड़कर शहरों में रोजगार ढूंढना शुरू किया। इससे जो यूरोप है उसमें बड़े बड़े जो शहर हैं, बड़े बड़े जो औद्योगिक कस्बे हैं, उनकी संख्या बढ़नी शुरू हो जाती है। 19वीं शताब्दी में जो यूरोप महाद्वीप है उसमें 1 लाख की आबादी वाले केवल 14 शहर थे, जबकि 100 साल बाद उनकी संख्या 140 हो गई। तो यहाँ पर यह आंकड़ा इसलिए बताया गया है कि एक जो अनुपात है वो आप देख सकते हो कि किस तरीके से जो शहर है, जो औद्योगिक नगर है, उनकी संख्या बढ़ रही है। शहरों की जनसंख्या बढ़ने से जो विभिन्न समस्याएं उत्पन्न हुई उसमें सरकार का जो कार्य क्षेत्र है वो भी बढ़ता है। लंकाशायर, मानचेस्टर, बर्मिंघम, लीड्स, इंग्लैंड में ये महत्वपूर्ण बड़े बड़े नगर जो है उस समय में उभर कर सामने आते हैं। इसके पश्चात रहन सहन के स्तर में उन्नति। तो जैसे लोग शहरीकरण है तो शहर के लोगों का लाइफस्टाइल अलग होता है, ग्रामीण क्षेत्र का लाइफस्टाइल अलग होता है। तो वही बात यहाँ है कि लोगों का जो रहने का स्तर है वो बदल गया है। रहने का स्तर 1870 के बाद लोगों में जो रहन सहन का जो होड़ है वो चालू हो जाती है, आरंभ हो जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों में और औद्योगिक उन्नति के कारण भी लोग अच्छे मकानों में रहना शुरू करते हैं। उनको हर तरीके की सुख सुविधा जो है उनका विभाग हो जाता है। इसके पश्चात है विशाल दृष्टिकोण। तो औद्योगिक क्रांति के कारण जो कागज है लकड़ी के गुद्दे से बनाया जाने लगा और कागज सस्ती कीमतों पर तैयार जो है वो होना शुरू हो जाता है। बिजली से चलने वाली प्रिंटिंग प्रेस है उसका भी जो है इस काल में आविष्कार हो गया था, जिससे जनसाधारण जो है सस्ते समाचार पत्र
जनसाधारण के लिए सुलभ हुए और जनसाधारण उनसे फ़ायदा उठाने लगे। टेलीफ़ोन, तार, इन चीज़ों के आविष्कार ने, वायरलेस ने संसार में जो घटने वाली घटनाएँ हैं, उनको लोगों तक बड़ी शीघ्रता से पहुँचाना शुरू किया। जिससे जो लोगों का जो दृष्टिकोण है, उनका जो स्टेटस है, वो बहुत ही उच्च हो गया। लोगों की जो सोच है, वो बदलने लगी, लोगों में जागरूकता जो है वो आने लगी। तो इस तरीके से सामाजिक स्तर पे जो दृष्टिकोण है, वो संकीर्ण न रहकर अब उच्च स्तर का होने लगा। इसके पश्चात स्त्री जाति की स्थिति में सुधार। समाज में स्त्री जो होती है वो समाज की निर्माता मानी जाती है। स्त्रियां जो हैं उनकी स्थिति अब पहले की बजाय परिवर्तन में आ गई। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप स्त्री जाति जो है उनकी स्थिति में जितना महान परिवर्तन हुआ वो समाज की अन्य किसी वर्ग में नहीं हुआ। कैसे कि इस क्रांति से पहले स्त्रियां सिर्फ घर में रहने के लिए, गृह कार्य करने के लिए, बच्चों को पालने के लिए होती थी, पुरुष की आय पर आश्रित होकर अपना जीवन काटती थी। अब औद्योगिक क्रांति आने से महिलाएं जो हैं वो उनको कारखानों में, खानों में काम करने की सुविधा मिलने लगी। पुरुषों के बराबर वो काम करती थी, हालांकि उनकी जो आय होती थी वो पुरुषों से अनुपात में कम होती थी, लेकिन उनको अब आत्मनिर्भर होने का जो अवसर है वो औद्योगिक क्रांति ने दिया। इसके अलावा कारखानों में काटने, सीलने, बुनने का काम होने लगा। स्त्रियों को इस धंधे से भी छुटकारा जो है वो मिल गया। मशीनों से होने लगा सब काम। अन्य कार्यों के लिए उनको अपॉइंट करने किया जाने लगा। सामाजिक दृष्टि से जो है ये निश्चित रूप से औद्योगिक क्रांति का ही परिणाम था। इसके अलावा प्रभावशाली पूंजीपति मध्यम वर्ग का उदय। तो औद्योगिक क्रांति की वजह से यूरोप के जो सभी देश थे उनमें पूंजीपति धनवान जो वर्ग है उसका उदय होता है, क्योंकि जो समाज में उनका बड़ा सम्मान, बड़ा प्रभाव था। पूंजीपति जो वर्ग थे उन्होंने ही तो नए नए उद्योगों को किया। तो इस तरीके से पूंजीपति औद्योगिक वर्ग जो है उसका उदय होता है। शोषण, परेशानी और पीड़ा। जहां महिलाओं को और बच्चों को भी औद्योगिकरण में शामिल किया गया, साथ ही साथ उनका शोषण, उनको परेशानी और पीड़ा भी झेलनी पड़ी। विशेषकर जो अर्थशास्त्री एडम स्मिथ हुए, उन्होंने जो ये विचार लोकप्रिय किया था कि सरकार को उत्पादन और वितरण में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, दखल नहीं देना चाहिए। इसलिए उद्योगपति जो थे वो विकास करने में पूर्णतः स्वतंत्र होने चाहिए। अपने नियम बनाने में, अपनी नीतियों बनाने में उनको पूरी छूट मिलनी चाहिए। इस वजह से उन्होंने सभी देशों में जिन्होंने उद्योगीकरण की नीति को अपनाया, श्रमिक वर्ग का शोषण जो है वो खूब किया गया। स्त्री और बच्चों को 14-14, 16-16 घंटे काम करने के लिए मजबूर किया गया। गंदी और अंधेरी फैक्ट्रियों में काम करना पड़ा। इसके अलावा फैक्ट्रियों जो है उनके निकट गंदी बस्तियों में रहना पड़ा। इस सब परेशानी, पीड़ा जो है वो ये भी जो है प्रभाव था। इसके अलावा मजदूर संघ की स्थापना, इन पीड़ाओं के परिणाम स्वरूप ही मजदूर संघ जो है वो स्थापित होने की आवश्यकता महसूस की गई और इसीलिए इंग्लैंड ऐसा पहला देश बना जिसने 1824-25 में सरकार ने मजदूर लोगों को, फ्रांस करके तो अन्य देशों में भी हुआ, लेकिन सबसे पहले इंग्लैंड में ही जो स्थितियां थी के लिए जो मजदूर संघ वो बनने आरंभ हो जाते हैं। इसके अलावा श्रमिक वर्ग की भलाई के लिए कानून। समय जैसे जैसे गति पकड़ता है, औद्योगिकरण की वजह से जो भी परेशानियां पैदा होती है, तो उससे जो श्रमिक वर्ग है वो भी अपना जो है उनके लिए उनके नियम जो है उनमें परिवर्तन किए गए। उनको समय समय पर जो है इंस्ट्रक्शंस देने के लिए कानून बनाए गए। उनकी स्थिति को सुधारने के लिए भी कानून बनाए गए। तो जो ये प्रभाव है अभी काफ़ी डिटेल में है, इस वीडियो में नहीं हो पाएंगे, इसलिए हम जो प्रभाव है वो नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए प्रभावों का अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। गुड लक।